वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर जॉन मिल्टन। ये प्रैक्टिस सीरीज जो हमने शेक्सपियर की प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है, इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी से रिलेटेड और वो किस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी यहाँ पर जो कुछ भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या फिर अपने प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी नोट्स अगर आपके नोट्स में मिस है उनको इंक्लूड कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए जिससे कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन आपको स्किप नहीं करनी है। कांस्टेंट स्टडी करोगे तभी आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। Let's begin. First question is restoration period in England starts from, options are 1650, 1660, 1670, 1680. आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है इंग्लैंड में वो कब स्टार्ट हुआ। तो एक नज़र हम पहले डालेंगे कि पीरियड कब से कब तक थे, जो स्टार्टिंग के पीरियड थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है 1660 से रेस्टोरेशन पीरियड माना जाता है। 1500 से 1600 तक का पीरियड रेनेसा पीरियड में आता है। ठीक है, रेनेसा पीरियड को अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर अर्ली मॉडर्न पीरियड बोल दिया जाए या पूछ लिया जाए कि कब से कब तक है तो सेम ही टाइम पीरियड को हम वहाँ पर टिक करेंगे। इसी के ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड के ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड आते हैं, जिसमें एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक माना जाता है, जिसमें आपको क्रिस्टोफर मार्लोव, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन और यूनिवर्सिटी विट्स जैसे राइटर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज आती है। जैकोबियन एज में जो एसेज थे फेमस, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, फ्लैचर, इस तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट 1625 से 1649 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको फेमस राइटर जॉन मिल्टन, रॉबर्ट बर्टन, सर टॉमस ब्राउनी, इस तरह के राइटर आपको देखने को मिलेंगे। ये कैरोलिन एज जॉन मिल्टन का टाइम पीरियड माना जाता है। 1649 से 1660 में भी जॉन मिल्टन थे और उनके कंटेम्प्रेरीज थे अब्राहम काउले, विलियम ड्रेवनेंट, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वॉगन, इस तरह के जो राइटर्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड था इसे प्योरिटन इंटररेग्नम भी बोला जाता था। प्योरिटन इंटररेग्नम से मीन्स है कि जो वहाँ पर सिंहासन था चार्ल्स फर्स्ट का, और बीच में जो कॉमनवेल्थ पीरियड वहाँ आया तो दोबारा से ब्रिटिश थ्रोन जो वापस आया, उसी पीरियड को प्योरिटन इंटररेग्नम बोला जाता है। मीन्स चार्ल्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स फर्स्ट और से लेकर बीच में जो कॉमनवेल्थ पीरियड आया और उसके बाद उनके पुत्र चार्ल्स फर्स्ट के जो सन थे चार्ल्स सेकेंड, उनका थ्रोन पर दोबारा आना या वापसी करना प्योरिटन इंटररेग्नम में आता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड यहाँ शुरू होता है 1660 से 1798, इसे नियो क्लासिकल पीरियड बोला जाता है। इस नियो क्लासिकल पीरियड में रेस्टोरेशन, ऑगस्टन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे पीरियड आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेस्टोरेशन पीरियड की, जिसे हम इंक्लूड करेंगे नियो क्लासिकल पीरियड में। नियो क्लासिकल पीरियड का टाइम पीरियड 1660 से 1798 तक था, और इसमें जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो टाइम पीरियड 1660 से 1700 तक का माना जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड में यहाँ पर एक मोनार्क का इंग्लिश थ्रोन पर वापसी देखी गई। ठीक है, और इस पीरियड के ड्यूरिंग जो लंदन थिएटर्स हैं उन पर फिर से प्ले स्टेज्ड होने लगे, यानी कि वहाँ फिर से प्ले शो होने लगे। स्पेशली न्यू प्लेस को वहाँ पर इंक्लूड किया गया। ठीक है, उन न्यू प्लेस में आते हैं द प्रोवोक्ड वाइफ एंड वेनिस प्रिजर्व। ये भी पूछा जा सकता है कि इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग कौन से न्यू प्लेस को रखा गया, तो ये नाम मेन होंगे। और शेक्सपियर के जो
प्ले थे उनको रीस्टेज इसी पीरियड के ड्यूरिंग किया गया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन पीरियड जिसका टाइम पीरियड 1660 से 1700 तक का माना जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड में जो फेमस राइटर थे विलियम विशरले, जॉन ड्राइडन, इनके नाम आ जाते हैं। और इसमें फर्स्ट इंग्लिश विमेन राइटर भी हमें देखने को मिलती है जिनका नाम है एफ्रा बेन। ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंग्लिश विमेन राइटर किस पीरियड के ड्यूरिंग हमें देखने को मिली, तो द रेस्टोरेशन पीरियड। और क्या नाम था उनका, एफ्रा बेन। ओके, और कंटेम्प्रेरीज में आ जाते हैं विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, है ना। तो इस तरह के नाम हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, कि जो मिल्टन हैं वो किस एज में ब्लाइंड हो गए थे। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और आपको पता भी होगा। ऑप्शंस आर 1652, 1654, 1650 या 1648। तो ये राइट आंसर है इसका 44 ईयर्स में 1652 में जो मिल्टन हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वर्क की वजह से वो रात रात भर वर्क करते रहते थे डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी, इसलिए उनकी आई साइट बिल्कुल पूरी तरह से वो लॉस्ट हो गई थी। मिल्टन ने 44 ईयर्स में अपनी आंखों की रोशनी को बिल्कुल खो दिया था एक्सेसिव राइटिंग की वजह से। एक्सेसिव राइटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा राइटिंग की वजह से वो ब्लाइंडनेस के शिकार हो गए थे। ग्लूकोमा भी उनको हो गया था। ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो अपने वर्क के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते थे। उनकी जो ब्लाइंडनेस थी उन्हें फोर्स किया, मीन्स वो मजबूर हो गए थे अपना जो वर्क है उनको डिक्टेट करने के लिए। और फिर जो अदर राइटर्स थे, ठीक है, वो मजबूर थे कि उनको डिक्टेट करना पड़ता था अपने वर्क को। और जो अदर स्कॉलर्स थे लाइक एंड्रयू मार्वल, उनको वो वर्क लिखने दिया उन्होंने, ठीक है। तो जैसे एंड्रयू मार्वल है, उन्होंने उनके वर्क लिखे। और वन ऑफ हिज बेस्ट नॉन सोनेट व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इसका टाइटल था। जॉन न्यूटन ने इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया, ठीक है। और ये इसी पीरियड में ये माना जाता है, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये भी पूछा जा सकता है कि जो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये टाइटल किसने दिया, तो जॉन न्यूटन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस बोला। ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी कि उनकी ब्लाइंडनेस। तो ये इससे क्लियर है कि ये किसी और ने ही टाइटल दिया होगा। तो ये जो है जॉन न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिगेन हिज सोनेट लंडन 1802 विद मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि जिन्होंने अपने सोनेट लंदन 1802 की जो स्टार्टिंग है वो इस लाइन से की थी, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन आपको इन आवर में होना चाहिए था, मीन्स आपको इस टाइम पर जीवित होना चाहिए था। किसने बोला है ये जॉन मिल्टन के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, केट्स या शेले। राइट आंसर आप सब जानते हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला था अपने फेमस पोयम लंदन 1802 में। ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। और वर्ड्सवर्थ यहाँ पर मिल्टन को याद करते हुए कहते हैं कि जो इंग्लैंड के पीपल हैं या जो इंग्लिश पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो गए हैं। और वो मिल्टन की यूलोजाइज यानी कि प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो 17th सेंचुरी के जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनको इस टाइम पर होना चाहिए था। लंदन 1802 में कंपोज किया गया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में उसको पब्लिश कराया था। लंदन 1802 एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम ABBA CDD ECE मानी जाती है। पेट्रार्कन सोनेट है तो इसकी राइमिंग स्कीम यही होगी, ठीक है। और वो यहाँ पर जॉन मिल्टन, जो लेट पोएट जॉन मिल्टन हैं, उन्हें एड्रेस करते हुए बोलते हैं। ये लंदन 1802 उन्होंने जॉन मिल्टन की प्रशंसा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ डैश बुक। बार बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है बाय एग्जामिनर्स। तो पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक को हम कंसिस्ट कर सकते हैं, मीन्स कितनी बुक थी उसमें, 10, 12, 6, 8। पहले तो 10 थी लेकिन उसको बाद में 12 बुक्स में शो किया गया था, पब्लिश कराया गया था।
पैराडाइज लोस्ट एक एपिक पोयम है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया। जॉन मिल्टन ने इसको अपने बाद के पार्ट में लिखा। लेट वर्क्स में ये इंक्लूड किया जाता है। ओरिजिनली ये बुक 10 बुक्स में इश्यू हुई थी 1667 में, लेकिन इस बुक के 2 पार्ट्स हुए, बुक 7 एंड 10, ठीक है। इन दोनों को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया और इसको फिर सेकंड एडिशन जब 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Flawn with insolence and wine? पैराडाइज लोस्ट में जो मिल्टन है, किस पर उन्होंने इंसोलेंस एंड वाइन यानी कि शराब के नशे में धुत, इस तरह का शराब के नशे में धुत सन का आरोप लगाया। द एंग्लिकन क्लर्जी, द कोर्ट राइटर्स, द ओपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ या ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाता है द कोर्ट राइटर्स। कहीं कहीं इसका ऑल ऑफ द अबव भी देखने को मिलता है कि सभी पर उन्होंने आरोप लगाया था, बट जहाँ से सोर्सेज मैंने लिए हैं उसमें राइट आंसर द कोर्ट राइटर्स है, तो आप इसको अपने तरीके से सर्च कर लेंगे। डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना ने यहाँ पर किस पर ऑर्थोडॉक्सी का संदेह जताया था, मीन्स जो रूढ़िवादिता थी उसकी ट्रेडिशन में होने का उन्होंने डाउट दिखाया था। पैराडाइज लोस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड, प्रो से डिफेंसियो। तो डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना में पैराडाइज रिगेन्ड का नाम आता है, जिसमें जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उस पर डाउट दिखाया था कि वो पैराडाइज रिगेन्ड से है। तो डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ठीक है, ट्रांसलेशन करके ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन एक थियोलॉजिकल ट्रिटाइज है जिसको जॉन मिल्टन ने 1608 से, जिनका टाइम पीरियड 1608 से 1674 तक माना जाता है। ये एक सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन है, यानी कि इसमें जो रिलीजियस थॉट हैं उनको दिखाया गया है। लेटिन मैन्यूस्क्रिप्ट डे डॉक्ट्रिना को 1823 में देखा गया, मींस इसको पब्लिश कराया गया 1825 में। सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि डे डॉक्ट्रिना कब पाई गई थी, तो 1823 में ये थियोलॉजिकल ट्रिटाइज मिली थी और इसको 1825 में पब्लिश कराया गया, ठीक है। और इसके मीन्स इसके जो ऑथरशिप है वो भी डिबेटेबल है, मीन्स एक बहस का मुद्दा है कि इसके ऑथर कौन थे, क्योंकि डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना को ऑगस्टाइन ने भी लिखा था। एक प्ले उन्होंने लिखा था, प्ले नहीं, वो भी एक थियोलॉजिकल ट्रिटाइज थी जिसको ऑगस्टाइन ने भी लिखा था। और लेकिन ये पाई थी 1823 में, जिसमें ये पाया गया था कि इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो इसलिए ये अभी तक डिबेटेबल वर्क है, ये कहा नहीं जा सकता प्रॉपर रूप से कि इसकी ऑथरशिप किसकी थी, लेकिन ये इनका वर्क माना जाता है जो कि एक थियोलॉजिकल ट्रिटाइज मानी जाती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। कौन कौन से 3 काइंड्स ऑफ पोएट थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है, तो सीधा आंसर पर चलेंगे। मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्योरिटन पोएट इनके कंटेम्प्रेरीज थे, किसके? जॉन मिल्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ये मेन क्वेश्चन है कि किसने मिल्टन को इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस का नाम दिया था? आर्नोल्ड वर्ड्सवर्थ, ग्रे या टेनिसन? इसका राइट आंसर हो जाता है टेनिसन को। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मिल्टन की प्रेज करते हुए ये बोला था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज या फिर गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, दोनों का आंसर टेनिसन होगा। टेनिसन ने मिल्टन की प्रेज करते हुए ये लाइन्स बोली थी, ठीक है। और राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने मिल्टन के बारे में क्या बोला था? द सब्लिमेस्ट बार्ड ऑफ ऑल, बॉर्न फॉर द एक्सल्टेशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के उत्थान के लिए वो जन्मे थे। इस तरह के वर्ड राल्फ वॉल्डो एमर्सन मिल्टन की प्रेज करते हुए बोलते हैं। और मार्गरेट फुलर, जो कि विमेन राइट्स की एक पायनियर मानी जाती है, मीन्स जिन्होंने विमेन राइट्स के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हु फर्स्ट एनकाउंटर मिल्टन एट एज 14, यानी कि 14 ईयर्स की एज में जो मिल्टन से पहली बार मिली थी, तो उन्होंने मिल्टन को बोला है एब्सोल्युटली द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये किसने बोला है मिल्टन के लिए? मार्गरेट फुलर ने। राल्फ वॉल्डो एमर्सन क्या कहते हैं कि मानव जाति के उत्थान के लिए जन्मे, यानी कि बॉर्न फॉर द एक्सल्टेशन ऑफ मैनकाइंड, ओके।
Next question, who says about Elizabethan period, a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन या ड्राइडन? किसने बोला था एलिजाबेथन पीरियड के बारे में? अ नोबल एंड पुइशेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ की इस तरह का एक ग्रेट और उत्साहित नेशन जिसने एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह खुद को उठाया है या जगाया है और जो अपने इनविजिबल लॉक्स को शेक कर रहा है। किसने बोला था ऐसा? शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन या ड्राइडन? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जॉन मिल्टन ने बोला था एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। मीन्स उनका यहाँ पर कहने का मतलब था कि एलिजाबेथन पीरियड में इतने जो ग्रेटेस्ट पोएट और राइटर्स हुए हैं उन्होंने इसको एक अलग ही लेवल तक पहुँचा दिया है। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनकी डेथ 8 नवंबर 1674 को 65 ईयर्स की एज में हो गई थी, बर्नहिल रोड, लंदन, इंग्लैंड में। और उनका जो रेस्टिंग प्लेस यानी कि माना जाता है सेंट गाइल्स विदाउट क्रिपल गेट। उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। उनका जो ऑक्यूपेशन था यानी कि वो एक पोएट और इंटेलेक्चुअल सिविल सर्वेंट थे। स्पाउसेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि उनकी जो वाइफ्स थी वो 3 वाइफ्स उनकी थी, मैरी पावेल, कैथरीन वुडकॉक, जिनकी डेथ 1658 में हो गई थी और इनसे शादी 1656 में हुई थी। ठीक है, और फिर इनकी वाइफ बनी थी एलिजाबेथ मिंशल। 1663 में इन्होंने इनसे मैरी की थी। कैथरीन वुडकॉक के लिए इन्होंने एक सोनेट भी लिखा था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनके 5 चिल्ड्रन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट? किसने बोला था कि मिल्टन के हाथों में सोनेट एक ट्रम्पेट बन जाता है? वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन? तो ऐसा इनके बारे में किसने बोला? इस तरह के वर्ड्स इनके बारे में वर्ड्सवर्थ ने बोले थे कि सोनेट मिल्टन के हाथों में एक ट्रम्पेट बन जाता है। इन्होंने ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्कॉन नॉट द सोनेट्स एक वर्क लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो चीज़ें हैं वो मिल्टन के हाथों में एक ट्रम्पेट की तरह से बन जाती हैं। ठीक है, जिसका मीन्स है कि जो मिल्टन के व्यूज़ हैं उन्होंने उसमें पूरे वर्ल्ड को आह्वान किया था। और ये अपने इस वर्क में दांते और शेक्सपियर के बारे में भी बोलते हैं। ठीक है, उनकी भी प्रशंसा करते हैं। तो स्कॉन नॉट द सोनेट्स एक ऐसा वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का जिसमें वो दांते, शेक्सपियर और मिल्टन को आह्वान देते हुए बोलते हैं। तो इसी वर्क में वो मिल्टन को बोलते हैं कि सोनेट इन मिल्टन हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट इन द मैरिज ऑफ हेवन? मीन्स किसने कहा था मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी? कि मिल्टन डेविल्स की पार्टी के से बिलोंग करते हैं। विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या शेले? ये उन्हें विलियम ब्लेक ने बोला था अपने वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये विलियम ब्लेक का वर्क है जिसमें उन्होंने मिल्टन को बोला था कि बिना जाने मिल्टन डेविल की पार्टी से था। ये विलियम ब्लेक का वर्क 1868 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who praised Milton in his sonnet London 1802 in these words? किसने अपने सोनेट लंदन 1802 में मिल्टन के इन शब्दों में प्रशंसा की थी? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एजरा पाउंड या टी.एस. एलियट? ये इजी हो जाता है। वर्ड्सवर्थ ने इनके लिए लंदन 1802 लिखा था। ये एक पोयम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलराइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स? किस पोयम में वर्ड्सवर्थ मिल्टन की प्रशंसा करते हैं? मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, शी इज़ अ ये कुछ और वर्ड है, ऑफ स्टेगनेंट वाटर, लिसिडस, पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेंट या लंदन 1802? इसका राइट आंसर हो जाता है लंदन 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन? ये जो और था उनका ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये इसकी शुरुआत कब की थी? तो इस वर्क की शुरुआत मिल्टन ने क्रिसमस डे 1629 को की थी। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट वर्क है। ये जो नेटिविटी ऑड है इसको जॉन मिल्टन ने 1629 में लिखा था और इसको पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन की जो सीरीज पब्लिश हुई थी 1645 में उसमें इंक्लूड किया गया था। ये पोएम यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है उनका जो इनकार्नेशन होता है यानी कि उनका अवतार और अर्थली एंड पैगन पावर्स मीन्स यहाँ पर जो पैगन पावर्स थी उनको उखाड़ फेंकने का वर्णन इस वर्क में वो करते हैं, ठीक है। और इसको पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन 1645 में पब्लिश कराया जाता है। ये एक और था जिसको जॉन मिल्टन ने 1629 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर? किसको मिल्टन का मास्टर कंसीडर किया जाता है इनमें से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमंड स्पेंसर, होमर, जॉफ्रे चॉसर, टॉमस मोर। यानी कि जो मिल्टन है वो किसे अपना गुरु मानते थे इसमें से? तो वो एडमंड स्पेंसर को अपना गुरु मानते थे। एडमंड स्पेंसर एक फेमस एलिजाबेथन पोएट थे, ठीक है। ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे तो वो इनको अपना गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर? और ये बात किसने बोली थी कि मिल्टन स्पेंसर के पोएटिकल सन थे? जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट, पॉप या डॉक्टर जॉनसन? तो इसका राइट आंसर है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन मिल्टन को बोलते हैं पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। उन्होंने एक प्रीफेस लिखा था फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न जिसको 1700 में जॉन ड्राइडन ने पब्लिश कराया था और इसी वर्क में जॉन ड्राइडन मिल्टन को बोलते हैं मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं? हाउ सून हैथ टाइम, कितनी जल्दी टाइम ने द सबल थीफ ऑफ यूथ, जो युवावस्था है उसको चुरा लिया है। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, मेरे 20वें साल को उन्होंने वहाँ से स्टोलन कर लिया है। ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23 या ऑन हिज ब्लाइंडनेस या मसार एट पायडमेंट या लेसिडस। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑन द बीइंग टू द एज ऑफ 23। इसमें जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि कितनी जल्दी टाइम ने युवावस्था को चुरा लिया है और मेरे 20वें साल को चुरा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर? किस सोनेट में मिल्टन की ये लाइन्स देखने को मिलती है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एट वेट, वे भी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े होकर वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। किस वर्क में उन्होंने लिखा था ये? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रिगेन्ड? ये उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लिखा था। इनका ये वर्क 1673 में आया था जो कि सोनेट 19 भी इसको माना जाता है, ठीक है। और इसकी राइमिंग स्कीम थी ABBA, CDE, CDE और इसको 1673 के ड्यूरिंग पब्लिश कराया गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डॉट रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज, ठीक है। इसमें ये कहाँ से लिया गया है कि फेम इज द स्पर, कि फेम वह प्रेरणा है दैट द क्लियर स्पिरिट डॉथ रेज, कि जहाँ से क्लियर जो स्पिरिट है आत्मा उठती है टू स्कॉन डिलाइट्स, जो प्रशंसा होती है उसका तिरस्कार करने के लिए, लिव लेबोरियस डेज और श्रम साध्य जीवन जीने के लिए। पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस या कॉमस? तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? ऐसा राइट आंसर है ये लाइन्स लिसिडस से ली गई हैं। लिसिडस जिसको 1637 में उन्होंने लिखा था, ये सबसे पहले लिसिडस 1638 में कलेक्शन ऑफ एलेजीज में हमें देखने को मिलती है और ये एडवर्ड किंग जो मिल्टन के फ्रेंड थे उनकी मेमोरी में लिखी थी। ये एक पेस्टोरल एलेजी है और इसमें उन्होंने 193 लाइन्स को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in his sonnet me thought I saw my late spouse sent, Milton celebrates his sonnet, ठीक है। ये हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि ये जो सोनेट है इसमें मिल्टन किस को याद कर रहे हैं या कौन सा जश्न वो मना रहे हैं, फर्स्ट वाइफ, थर्ड वाइफ, सेकेंड वाइफ या हिज गर्लफ्रेंड। तो ये जो सोनेट है उनकी सेकेंड वाइफ को डेडिकेटेड है। उनकी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, जिनकी एक चाइल्ड बर्थ, जब वो उनके बच्चे को जन्म दे रही थी तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सोनेट नंबर 23 भी इसको बोला जाता है जो हमें 1658 में देखने को मिलता है।
इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री। इस में से किस पोएम ने मिल्टन ने पोइट्री पर अपने व्यूज़ दिए हैं? लिसिडस, पैराडाइज लोस्ट, सैमसन एगोनिस्ट या पैराडाइज रिगेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लिसिडस, जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है और उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड टीम की याद में ये लिखी थी। 1637 में ये हमें देखने को मिलती है। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मिल्टन की नेक्स्ट सीरीज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।